अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये है केपलर 452 और ये है टैबी स्टार। दोनों ही स्टार्स तकरीबन सेम शक्ल और सेम टाइप के हैं और यहाँ तक कि हमारी ज़मीन से सेम दूरी पर वाक़े हैं। लेकिन ये जो टैबी स्टार है ये यहाँ पर हमें डिम दिखाई दे रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बदलाव इस सितारे में सिर्फ पिछले ही कुछ सालों में आया है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि साइंसदान ज्यादातर ऐसे ही अननेचुरल और अनएक्सप्लेन्ड हालातों में डिम हो रहे स्टार्स की तलाश में रहते हैं, क्योंकि इनसे दो जरूरी बातें पता चलती हैं। एक बात तो ये है कि हमें स्पेस के नए और अनदेखी मिस्ट्रीज के बारे में पता चलता है, और दूसरा, एक मशहूर थ्योरी के मुताबिक अगर कहीं कोई एडवांस सिविलाइजेशन रह रही है तो ऐसे डिम स्टार्स इनकी पहचान के एक सबूत हो सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि इस स्टार की एनर्जी चूसने के लिए किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने इसे एक मेगा स्ट्रक्चर डायसन स्फीयर से कवर किया हो। अब सबसे अजीब बात यह है कि साइंसदानों को टैबी के केस में ऐसा लगता है कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक पूरे स्टार को ढक सके एक इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बनाना किसी सिविलाइजेशन के लिए पॉसिबल भी है क्या? क्योंकि किसी भी स्टार के सामने इसके इर्द गिर्द घूम रहे प्लैनेट्स तकरीबन एक डस्ट पार्टिकल जितने छोटे होते हैं, और अगर हम हमारे सूरज के ही इर्द गिर्द एक डायसन स्फीयर बनाने जाएं तो इसका साइज इतना बड़ा होगा कि इसका रेडियस हमारी पूरी अर्थ के ऑर्बिट तक चला जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कोई पॉसिबिलिटी है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर्स के लिए रिसीवर्स कहाँ से लाएंगे? और सपोज अगर फ्यूचर में हम ऐसा अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाना भी चाहें तो हमें क्या क्या इंजीनियरिंग और टेक्निकल डिफिकल्टीज आएंगी? क्या इन्हें ओवरकम कर पाना पॉसिबल भी है? इन्हीं सारे फैसिनेटिंग सवालों का सेंस बनाने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर किसी स्टार को आर्टिफिशियली मैन मेड स्ट्रक्चर से ढकने का इतना जबरदस्त आइडिया पैदा ही कैसे और किन हालातों में हुआ। तो दोस्तों, आज से 600 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने भी जब एक वर्किंग हेलीकॉप्टर का पोर्ट्रेट बनाया था तो भले ही इस वक्त किसी भी तरह के प्लेन्स नहीं थे, मगर परिंदे तो मौजूद थे जिन्हें वो अक्सर अपने परों को फड़फड़ाकर उड़ते हुए देखा करते थे। लेकिन डायसन स्फीयर के केस में तो हमारे आसपास ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ कि आखिर इस आइडिया के पीछे का इंस्पिरेशन क्या रहा होगा, और जिसे भी ये आइडिया पहली बार आया उसने क्या सोचकर इसे लोगों के सामने रखा होगा। दोस्तों, मिड 90s तक सैटेलाइट की बैटरीज ज्यादातर जमीन पर चार्ज की जाती थी, और एक बार अगर वो ड्रेन हो जाए तो टेक्निकली सैटेलाइट्स को डीकम्पोज कर दिया जाता था। लेकिन फिर साल 1958 में नासा ने दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया जिसे वन वैनगार्ड के नाम से जाना जाता है, जो सोलर पैनल्स के जरिए अपनी बैटरीज को स्पेस में ही चार्ज कर सकता था। हालांकि अब ये लॉन्च डायसन स्फीयर से कहीं पर भी रिलेटेड नहीं था, लेकिन इस लॉन्च के दौरान नासा के एक साइंटिस्ट फ्रीमैन डायसन के मन में एक बहुत ही अजीब सा सवाल आया कि क्या हो अगर हम इंसानों ने इन सैटेलाइट्स की तरह पहले तो सूरज के इर्द गिर्द सोलर पैनल्स को लॉन्च कर दिया, और दूसरा इन सभी सोलर पैनल्स को कनेक्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया, और फिर तीसरा स्टेप इस स्फीयर के जरिए सूरज की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो अब क्योंकि इस वक्त साइंटिस्ट अच्छे से ये जानते थे कि सूरज की टोटल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ आधी एनर्जी ही जमीन की सतह तक पहुंच पाती है, और इसमें से भी हमारे मॉडर्न सोलर पैनल्स सिर्फ 20% एनर्जी को ही बिजली में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ तक कि करंट एफिशिएंसी सूरज को चारों तरफ से चूसना 5 से 10 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता था। और इतनी ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इतनी एनर्जी से हम पूरी जमीन को 1 ट्रिलियन सालों के लिए बिजली दे सकते थे, और यही वो वजह थी और यही वो दौर था जब फ्रीमैन के दिमाग में इस अजीबो गरीब आइडिया ने पहली बार जन्म लिया। अब जाहिर बात है कि आइडिया अगर इतना फायदेमंद है तो एक पॉइंट पर जब हमें जमीन पर पड़ती सूरज की एनर्जी कम लगने लगेगी तो शायद हमें इसी आइडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और क्या अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्या कोई हमसे भी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन इसे पहले से ही इस्तेमाल कर रही हो, यानी कि किसी एक स्टार के इर्द गिर्द डायसन स्फीयर के
या ऐसे किसी स्ट्रक्चर का डिटेक्ट होना, वो भी सोलर सिस्टम में एक एडवांस सिविलाइजेशन की मौजूदगी को जाहिर करता है। और यही वो दूसरी वजह थी कि फ्रीमैन डायसन का ये डायसन स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट अपने वक्त की सबसे बड़ी इजाद हो सकती है। और इन दोनों इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को ढूंढना जैसे उस वक्त के कॉस्मोलॉजिस्ट का एक ऑब्सेशन बन गया था। यानी कि अब तक जो सभी ममालिक एलियंस की खोज में बस अंधेरे में तीर चला रहे थे, अब फ्रीमैन के इस आइडिया की वजह से उन्हें एक डायरेक्शन मिल गई थी। अब इन्हें पूरी कायनात में सिर्फ यही ढूंढना था कि कौन से स्टार्स हद से ज्यादा डिम हो रहे हैं और कौन से स्टार्स नॉर्मली टमटमा रहे हैं। और आखिर कई सालों की खोज के बाद साल 2015 में नासा को एक ऐसा ही स्टार मिला जिसकी ब्राइटनेस हद से ज्यादा कम थी। तो क्या इसके पीछे किसी एलियन सिविलाइजेशन का बनाया गया एक डायसन स्फीयर हो सकती है? इससे पहले हमें इस थ्योरी को स्ट्रांगली एनालाइज करना होगा और हमें स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स और एविडेंसेस लगेंगे कि क्या डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर्स को बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम हाइपोथेटिकली इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए कितना मुश्किल साबित होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग के हिसाब से फ्रीमैन का मॉडल एकदम इम्प्रैक्टिकल है। दरअसल आर्मस्ट्रॉन्ग कई सालों से इंसान कैसे जमीन के अलावा बाकी जगहों को कॉलोनाइज कर सकता है, इसके अलग अलग सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने फ्रीमैन के डायसन स्फीयर के डिजाइन को भी स्टडी किया और तब इन्हें एहसास हुआ कि इसी डिजाइन में दो मेजर फ्लॉज हैं। पहला, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कम से कम जुपिटर के मैस जितना तो सिर्फ मटेरियल लगेगा। और अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि ये कितना मटेरियल होगा तो हम आपको बताते चलें कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं इसी जमीन के साइज के 1300 प्लैनेट्स एक जुपिटर में फिट हो सकते हैं। और दूसरा मेजर फ्लॉ ये है, अगर गलती से भी इस स्फीयर के एक भी पार्ट से कोई एस्ट्रॉयड टकराया तो पूरा स्ट्रक्चर डिसबैलेंस होकर पलक झपकते ही सूरज में गिर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्मस्ट्रॉन्ग का ये एनालिसिस डायसन स्फीयर के आइडिया के लिए एक मेजर सेटबैक था। लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं कि ये बिल्कुल किसी काम का आइडिया नहीं, क्योंकि इस सेटबैक से कमबैक का रास्ता भी उन्होंने ही दिया। फ्रीमैन के आइडिया को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसे सॉल्व करने के लिए एक नया डिजाइन बनाया जो इंडिविजुअल और प्रैक्टिकली सेपरेट सोलर पैनल्स की मदद से सन की पूरी एनर्जी को निचोड़ सकता था। इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया डायसन स्वॉर्म। बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग के हिसाब से हम पूरे सन को कवर करने के बजाय सिर्फ कुछ ही एरियाज में सोलर पैनल्स लगाकर वहां से सन की पूरी एनर्जी निचोड़ सकते हैं। इस नए स्ट्रक्चर के मुताबिक 1 करोड़ सोलर पैनल्स इंडिविजुअली रिंग्स के रूप में सन रिफ्लेक्टर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे। इन सोलर पैनल्स का मेजर एरिया रिफ्लेक्टर से कवर होगा और वो फिर आगे सनलाइट को सोलर सेल्स पर रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि इससे एनर्जी जनरेट हो और फिर पूरी एनर्जी को माइक्रोवेव रेडिएशन में कन्वर्ट करके वो जमीन की तरफ बीम्स की रूप में भेजेंगे। अब स्पेसिफिकली यहाँ पर माइक्रोवेव रेडिएशन ही इसीलिए क्योंकि इससे विजन लाइट और माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स ही जमीन के एटमॉस्फेयर को पार कर सकते हैं और इनमें से रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर ऐसे में एनर्जी ट्रांसमिशन रेडियो वेव से हुआ तो कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस के प्रॉब्लम्स आएंगे और विजिबल लाइट तो एटमॉस्फेयर में आते ही सेक्टर हो जाती है। तो इस स्पेक्ट्रम के जरिए एनर्जी को भेजना कोई सेंस नहीं बनाता और इसीलिए माइक्रोवेव्स को चुना गया। डायसन स्वॉर्म से आ रही एनर्जी माइक्रोवेव रेडिएशन के रूप में जमीन पर आएगी, जिसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में तब्दील करके इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरे डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई एस्ट्रॉयड किसी सोलर पैनल से टकरा भी जाता है तो सिर्फ वही सोलर पैनल डिस्ट्रॉय होगा और ना कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे आर्मस्ट्रॉन्ग के एक छोटे से चेंज ने इस डायसन स्फीयर के एक मेजर फ्लॉ को एलिमिनेट कर दिया। लेकिन डायसन स्वॉर्म एनर्जी जमीन पर लाने से भी पहले काफी क्रूशियल होगा। इन 1 करोड़ सोलर पैनल्स को कैसे स्टेप बनाकर स्पेस में भेजा जाएगा,
इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लगने वाले रिसीवर्स आखिर हम कहाँ से लाएंगे? तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब डायसन स्वर्म बनाने के लिए लगने वाले मटेरियल का मैस कैलकुलेट किया, तब इन्हें पता चला कि भले ही वो छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक रिंग बना रहे हैं, फिर भी इसे बनाने के लिए लगभग डायसन स्फीयर बनाने जितना ही मटेरियल लगेगा। और अगर हमें इतने मटेरियल्स चाहिए तो हमें मर्क्यूरी और मार्स से भी मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें सोलर पैनल्स का कंस्ट्रक्शन सेट अब इन दोनों प्लैनेट्स पर ही बनाना होगा। साथ ही वहां पर सोलर पैनल्स को बनाने के बाद इन्हें डायरेक्टली सूरज की तरफ लॉन्च करने के लिए रॉकेट लॉन्च स्टेशंस भी सेटअप करना पड़ेगा। मतलब ये है कि ये पूरा प्रोसेस हम इंसानों के लिए सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब हमारे लिए दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर रहना किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहने जितना आसान हो जाए, क्योंकि सिर्फ इसी केस में हम वहां पर डायसन स्वर्म को बनाने और लॉन्च करने के सेटअप्स एस्टैब्लिश कर पाएंगे। और कई साइंसदानों का ये कहना है कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन को तकरीबन 1000 साल का वक्त लग जाएगा। यानी कि डायसन स्फीयर या डायसन स्वर्म जैसा ही कोई मेगा स्ट्रक्चर बनाना और इसकी मदद से स्टार की एनर्जी को निचोड़ना फिलहाल के लिए हमारे क्या किसी भी एलियन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही मुश्किल है। और इसी वजह से ज्यादातर साइंसदान मानते हैं कि 2015 में जो टैबी स्टार डिम नजर आ रहा था वो मोस्ट प्रोबेबली किसी डायसन स्फीयर की वजह से नहीं बल्कि किसी डस्ट क्लाउड की वजह से डिम था। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता रिसेंटली बेटल ज्यूस के साथ भी हो चुका है। इस केस में भी शुरुआत में कहा जा रहा था कि वो अननेचुरली डिम हो रहा है, बाद में पता चला कि इसके डिम होने की वजह एक बहुत बड़ा डस्ट क्लाउड था जो उसे ढक रहा था। पर हम मान भी लेते हैं कि समहाउ फ्यूचर में हम इतने एडवांस हो चुके होंगे, तब क्या हमारी मेहनत रंग लाएगी? क्योंकि कुछ साइंसदान के मुताबिक सिर्फ मरकरी से मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने में ही हमें इतनी एनर्जी लगेगी कि सन से मिलने वाली आधी एनर्जी उसी काम में खर्च हो जाएगी। और इसी काम में अगर हम मार्स से भी मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने की एनर्जी को भी जोड़ दें तो डायसन स्वर्म के लिए मिलने वाली एनर्जी से ज्यादा एनर्जी इसे बनाने में खर्च हो जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे आपको कोई शख्स 20,000 रुपए दे रहा हो, लेकिन उसको पाने के लिए आपको 40,000 रुपए इन्वेस्ट करना होंगे। इसका मतलब ये है कि इस पूरे प्रोसेस में जितनी कोशिशें लग रही हैं, इसके मुकाबले में मिलने वाला रिजल्ट एनर्जी इकोनॉमिक्स के हिसाब से कम फायदेमंद है। पर हाँ, ऐसा तभी हो सकता है कि हम ये एनर्जी इकोनॉमिक्स हमारे करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं और आगे एडवांसमेंट्स के साथ एनर्जी एक्सट्रैक्शन को एक्सपोनेंशियली और एफिशिएंट बना पाएंगे। लेकिन हमारा ये आइडिया अभी रूडिमेंट्री स्टेज पर है। तो दोस्तों, आप क्या ख्याल करते हैं कि ऐसा फ्यूचर में पॉसिबल है या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।